हेलो गाइस। आज हम ओबीजीवाई के जो है नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं, जो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको जो है एमबीबीएस के ओबीजीवाई के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और डीएनबी के ओबीजीवाई एग्ज़ाम में भी सेम इंस्ट्रूमेंट ही होंगे। और डीजो के एग्ज़ाम में चाहे वो एनबीए डिप्लोमा हो या फिर स्टेट वाला हो, उन सब में भी यही पूछा जाएगा डीजो के एग्ज़ाम में। और आपको एमडीएमएस में भी यही इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट आर सेम ना, क्योंकि हम सब कर तो गाए नहीं हो, ओबीजीवाई ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली सेम ही रहेंगे। मोस्टली क्या मतलब, आई विल से 99% ये इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। जो एमबीबीएस वाले बच्चे हैं उनके में से फ्लैट के इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे, बाकी मोस्टली सब कुछ रहेगा। तो ये सभी के लिए वीडियो काम का है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है और इस वीडियो में हम ओबीजीवाई के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा फॉलीज। फॉलीज जो होता है वो सेल्फ रिटर्निंग कैथेटर होता है। फॉलीज जो है ना, उसके लिए हम कहेंगे कि फॉलीज के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि भाई जो है इसके यूज़ बताइए। तो जो इसका जो यूज़ है तो वो कौन कौन सी सर्जरी में यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी सर्जरी करेंगे तो उसके अंदर वो सर्जरी में यूज़ होता है। जैसे कि आप करेंगे एलएसएस मतलब सिज़ेरियन सेक्शन, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है। उसके आप करेंगे एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, उसमें भी यूज़ होता है। आप करेंगे लैब वगैरह के कोई, उसमें भी यूज़ होता है। और भी मतलब दुनिया भर की बहुत सारी सर्जरी जिसके अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है। तो ये हो गया। ये ज़्यादा आपसे ये नहीं पूछेंगे। अगर आप ओबीजीवाई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि इसके और इसके अलावा क्या यूज़ है। तो जैसे वो पीपीएच में यूज़ होता है। ठीक है। और पीपीएच में हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसे कैथेटर बनाते हैं। और एक फीमेल मेटल कैथेटर होता है, वो जो यूजुअली आप वैसे यूज़ करते हैं। आजकल तो हम वैसे फीडिंग ट्यूब वगैरह ड्रेन, ब्लडर ड्रेन करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन जैसे सिस्टर सेल रिपेयर और बीएच के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ब्लडर ड्रेन करने के लिए। ठीक है। फिर सिम स्पैक्यूलम। सिम स्पैक्यूलम जो होता है वो आपका ओबीडी में सबसे ज़्यादा उसको यूज़ करते हो। सिम स्पैक्यूलम और एक होता है कस्कोज। तो सिम्स और कस्कोज में क्या मतलब फ़ायदे और नुकसान है। तो जो सिम्स जो होता है वो नॉट सेल्फ रिटेनिंग होता है, उसके लिए आपका हाथ ऑक्यूपाई होता है। तो आप ऐसे कि आपने एक हाथ से उसको पकड़ रखा तो एक हाथ आपका बिजी होगा। लेकिन जो कस्कोज है वो सेल्फ रिटेनिंग होता है, आप उसको जो घुमा के उसको सेट कर सकते हो। फिर आप अपने जो भी सैंपल है, जैसे कि पैप लेना हो या कुछ और करना हो, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हो। तो ये होता है। और फिर उसके बाद जो है ना, कस्कोज का तो यूजुअली पीएस करने में यूज़ होता है। बट जो सिम्स आता है, जैसे कस्कोज के और क्या यूज़ है कि जैसे कस्कोज में आप जो है सर्वाइकल जो है इरोजेंस वगैरह देखते हो, मतलब पीएस करते हो, तो पैप्स में वगैरह ले सकते हो। और कस्कोज का एक और यूज़ क्या है, प्रॉम के अंदर जो जो होते हैं, जब आप पेशेंट का, जैसे कोई पेशेंट लीकिंग करके आई है तो आप उस पेशेंट में जो है कस्कोज डाल के आप देख सकते हो कि उसको लीकिंग है या फिर नहीं है। जैसे यूज़ है सिम्स के, बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिम्स के यूज़ क्या होता है, जैसे पीएस में यूज़ होता है। सिम्स जो होता है वजाइनल हिस्टेक्टमी में यूज़ होता है। सिम जो है वो डीएनसी में यूज़ होता है। सिम जो है पीपीएच में यूज़ होता है। ठीक है। तो आप जैसे सर्वाइकल एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है, मतलब तो आप उससे जो है, सिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्स जो है उसमें भी यूज़ होता है अपना हिस्टेरोस्कोपी में, नहीं एचएसजी में। ठीक है। हिस्टेरोस्कोपी में यूज़ होता है। ठीक है। फिर सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जो हम जैसे पीएस करते हैं, तो अगर आप सिम्स से पीएस करेंगे तो आपको नीचे से ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर से वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसी को एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर कहते हैं, उसका नाम सिम्स है बस। ठीक है। स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स, उसका जो नाम है वो रैम्पलेज है, ये याद रखना, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स। ठीक है। उसके बाद होता है एलिस टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप्स। एलिस जैसे स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स के यूज़ अगर आपसे पूछेंगे तो स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स का यूज़ जो मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में, कि अगर आपको गलती स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स मिल गया तो फिर आपको पीपीएच में कैसे उसका एग्जामिन करते हैं वो आना चाहिए। डीएनसी में इसको यूज़ करते हैं, प्रेग्नेंट यूट्रस को पकड़ने में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। कई बार उसको जो है इसमें भी आप यूज़ करते हैं, क्लैंप वगैरह करने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एलिस टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप एनालिसिस में सर्जरीज में यूज़ होता है। ठीक है। कोकर फॉर्सेप, वो भी आपको पता है। फिर निडल होल्डर फॉर्सेप, निडल होल्डर वो उसमें वो पूछेंगे कि कितना कितना। कई बार वैसे तो आजकल ये कोई करता नहीं, लेकिन एमबीबीएस लेवल पे वो आपसे, हाँ जितने भी मैं बता रही हूँ एमबीबीएस लेवल पे क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे किसके पार्ट क्या है। जैसे कि अगर आप एमडीएमएस या डीएनबी या फिर डीजो करें ना, तो वो आपसे जैसे सिम्स पकड़ा के बोलेंगे कि भाई बताओ कि क्या क्या इसका यूज़ है। लेकिन छोटे बच्चे जो एमबीबीएस वाले उनसे पूछ सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो कि वो ऐसे है, फिर उसके ब्रेड ऐसे कि इसको कैसे घुसाना है वगैरह वगैरह, उनसे पूछ सकते हैं। फिर कर्व आर्टरी एंड स्ट्रेट हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। फिर होता है मॉस्किटो। ठीक है। ग्रीन आर्मिटेज फॉर्सेप। ठीक है। यूट्रस के लेयर में लगाने में इसको यूज़ करते हैं, नॉन ट्रोमेटिक होता है ये। फिर होता है प्लेन फॉर्सेप। प्लेन फॉर्सेप का नाम है डिबाकेज। ठीक है। टू द टिश्यू फॉर्सेप, डोएंस रिट्रैक्टर, डीबर्स। फिर होता है सेल्फ रिटेनिंग बेल्ट और अब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर, डोएंस माइमा स्क्रू। ठीक है। वल्सेलम।
वल्सरम के बहुत सारे यूज़ आपको सबको पता है, ठीक है। फिर होता है मेडसन बॉम्ब सीजर्स, स्काल्पल विद ब्लेड। स्काल्पल विद ब्लेड को बोलते हैं बार्ड पार्कर। टावल क्लिप, यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड से आप क्या करते हैं कि जो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप देखते हैं यूट्रोसर्वाइकल लेंथ देखते हैं। इसमें अगर ऑफिस में आगे वो आगे जाके परफोरेशन पे भी जा सकते हैं अगर ये आपसे पूछा गया तो, ठीक है। उसके अलावा डीएनसी के इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा ओवम फॉर्सेप और हिगास डायलेटर, कार्बन्स कैनुला के नंबर आपको पता होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। फिर होता है चीटल्स फॉर्सेप, एपिजोटोमी सीजर्स, देन आयर स्पैचुला, तो इसके ऊपर आपका वाइवा पैप स्मेयर पे चला जाएगा। सर्वाइकल ब्रूम, इससे हम पैप स्मेयर भी लेते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, प्लस इससे हम एचपीवी डीएनए भी भेजते हैं। फिर सर्वाइकल पंच बायोप्सी, फिर उसका वाइवा आपको और आगे सर्वाइकल कैंसर पे भी जा सकता है। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट, जिससे पिपल भी बोलते हैं, वो भी होता है। क्लीच विल्किंसन कैनुला, विल्किंसन कैनुला जो है वो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर एचएसजी के अंदर, ठीक है। मेलिकॉट्स कैथेटर, ये आज ही मैंने यूज़ किया था, मैंने ही नहीं यूज़ किया था, आज हमारी मैम ने इसे मंगवाया था क्योंकि एक आंटी थी जिनका जो है वो था पायोमेट्रोडेनेज, तो उसमें वो डाला था। मुझे वो ऑपरेशन देखना था लेकिन आज मेरा टेस्ट था तो मैं वो देख नहीं पाई थी, खैर छोड़ो इन सबको। फिर होता है लैंडन्स रिट्रैक्टर, लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर, विरीज नीडल। विरीज नीडल जो होता है ना उसके बारे में आपसे पूछेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, लैब के इंस्ट्रूमेंट पूछ के ही जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास मान लो 1 घंटा बचा और आपको सोचना है कि मैं क्या पढूँ, तो मतलब ये मत पढ़ के जाना, लैब के करके जाना, क्योंकि लैब से वो पूछेंगे और ना कुछ इंस्ट्रूमेंट आप कर लेना, ताकि अगर वो आपको ऑप्शन देना कि भाई इनमें से कुछ भी एक उठा के बताओ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूजुअली एमबीबीएस में भी ऐसा होता है कि जो शुरू के बच्चे होते हैं बेचारे, उनसे पूरा पूछा जाता है, लास्ट के बच्चों से तो कि चलो उठाओ एक और इंस्ट्रूमेंट और उसके बारे में सब कुछ बता दूँ। तो अगर इनकेस ऐसा होता है ना तो आप लैब के इंस्ट्रूमेंट करके जाना और उसमें से वेरीज नीडल उठा लेना, ट्रोकार एंड कैनुला, ये बहुत ईजी होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, ये इजीली आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएंगे और फिर इनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। पर लैब के इंस्ट्रूमेंट करके ही जाने, क्योंकि बाकी सब जैसे मान लो चीटल आ गया या फिर ओवम फॉर्सेप आ गया, कुछ तो फेंक ही आओगे ना, फेंक के आओगे। अगर आपने डीएनसी की होगी तो आपको पता होगा उसका यूज़ क्या, आपको स्पंज होल्डिंग के बारे में पता होगा। आपने इतना भी बोल दिया कि आप पीपीएच में यूज़ करते हैं और 2-3 नाम ले दिए तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको पता है, ठीक है। बाकी पर लैब के इंस्ट्रूमेंट आप बिना पढ़े आपको नहीं समझ में आएंगे, तो वो आपने करके जाने हैं, ठीक है। और एक बार में भी नहीं, जैसे कल एग्जाम है तो आज रात को पढ़ लें, ऐसा भी नहीं, मतलब 1-2 बार आप देख लेना, बट अगर इनके पास आपके पास टाइम नहीं है तो वो एक ही बार कर लो, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रेस या टेंशन नहीं दूंगी, बट मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सूचे वो सब एक बार में याद नहीं होंगे, ठीक है। फिर सूचर्स है, अब्जॉर्बेबल कौन से हैं, नॉन अब्जॉर्बेबल कौन से हैं, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, और मतलब नीडल को कहाँ से पकड़ते हैं ये सब पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, बहुत बेसिक बेसिक सा पूछते हैं। बट जो मेनली जो मेरे को लगता है इंस्ट्रूमेंट जो काम के हैं आपके, वो हैं एक तो जो मैंने बताया ये हैं, उनमें से भी ज़्यादा जैसे देखो स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप वो रखते हैं, और जो है आई एलिस रखते हैं, और मतलब वाइवा स्क्रू रखते हैं, ताकि जिनसे उनका वाइवा ना आगे जाके बढ़ सके, मतलब ठीक है। और बाकी वो आपको कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बताया वही बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लैब के आप देख लेना। और बाकी ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन आपको बता ही दिया, कॉपर टी वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ये सब वही चीज़ें हैं जो आप अपने लेबर रूम में या फिर वहाँ करते हो तो आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं, और कुछ जो है मैं स्पेसिमेन भी ढूंढती हूँ, मैं बताती हूँ, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे एनन के फैली का एक आता है, एक फाइब्रोइड यूट्रस होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, तो इसके लिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको इनसे थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी के बाद ये वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इनसे किसी की मदद हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे अपना फीडबैक देंगे कि हाँ आपको भी अच्छा लग रहा है और आपकी इससे हेल्प भी हो रही है, तो आई विल कीप मोटिवेटेड और मैं बनाती रहूँगी। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड ताकि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ और मैं भी कुछ सीख सकूँ नया। थैंक यू।